नमस्कार, मैं सुमित कुमार तपस्या एस में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो ईएफआईआर को लेके है। और सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या समझेंगे वो समझने की कोशिश करते हैं कि आप सबके लाइफ में आपने देखा होगा कि कुछ इस टाइप की चीज़ें होती है जब आप बोलते हो कि मैं आपके ऊपर पुलिस में कंप्लेन करूंगा या पुलिस में एफआईआर करूंगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो एफआईआर लिखाने के लिए थाने जाते हैं। और थाने में क्या होता है, थाने में एफआईआर आपकी लिखी नहीं जाती है। तो उस समय में वो घबरा जाते हैं और फिर जो है वो जितने भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको कोसते हैं। क्यों? क्योंकि आप अवेयर नहीं होते हो कि एफआईआर अगर थाने में नहीं लिखा जा सकता है तो उसके और भी कई बहुत सारे प्रावधान हैं सीआरपीसी के अंदर में, जहाँ पे आप एफआईआर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो आप अपने अधिकार को पहले जानो, फिर उसके बाद जो बचा कुचा है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फेलियर तो है उनका हर जगह पे कहीं ना कहीं, लेकिन आप तब जाके कोसो। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको एफआईआर के बारे में शुरू से अंत तक का नॉलेज होना चाहिए। कि अगर मान लो कि थाने में एसएचओ ने आपका एफआईआर नहीं लिखा तो आपको कैसे जो है वो एसपी के पास जाना है, अगर वो नहीं लिखा तो डीसीपी के पास जाना है, डीसीपी नहीं लिखा तो तालुका मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाना है, वो नहीं होगा तो फिर कहीं और साधन होंगे। अगर वो भी नहीं है तो ऑनलाइन रजिस्टर्ड करेंगे एफआईआर अपन। और अगर वो भी नहीं हुआ तो ईएफआईआर का ढूंढेंगे, अगर वो नहीं हुआ तो सीसीटीएनएस के अंदर में जाकर ढूंढेंगे। कुछ ना कुछ इस तरीके के साधन या प्रावधान इस तरीके का आपको बताऊंगा, जहाँ पे आपको अपने आप को मजबूर होते हुए नहीं दिखेंगे। आपकी मेरी एफआईआर जो है वो पुलिस रजिस्टर्ड नहीं कर रही है। कुछ ऐसे केसेस बताऊंगा जैसे ललिता कुमारी का केसेज है, जहाँ पे एफआईआर लिखना कितना मैंडेटरी है, कौन से प्रावधान में आपका एफआईआर लिखा जा सकता है वो समझाने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद ये भी समझाऊंगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। आपने बहुत बार अपने लाइफ में सुना होगा कि पुलिस आई और उठा के चली गई। तो पुलिस के पास ऐसा अधिकार कहाँ पे लिखा है कि पुलिस जो है वो कौन से केसेज में आपको विदाउट मजिस्ट्रेट से आपको उठा के चली जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड आपको अरेस्ट कर लेगी, जिसको अपन लोग इस भाषा में कहते हैं। और कौन से ऐसे केसेज हैं जहाँ पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने से पहले जो है वो मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ेगा, दैट मीन्स आपको नहीं उठा सकती है वो, उसके पास जो कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होता है आप पुलिस से पूछ सकते हैं। जब भी वो इस टाइप की चीज़ें करें तो आपको ये अवेयर होना चाहिए कि यस ये हमारा अधिकार है, दिस इज़ माय राइट। सो आपके राइट्स का हनन होता है तो फिर आप जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रावधान हैं वो खुल जाते हैं। तो आप पहले तो सतर्क रहें और कानून के बारे में जानें। कानून के बारे में अगर जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप अपने अधिकार की रक्षा नहीं कर सकते। तो इस वीडियो का मतलब यही है कि आपको एफआईआर के बारे में, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में सब कुछ बताया जाए शुरू से लेके अंत तक, ताकि आप ऑनलाइन एफआईआर, ईएफआईआर या थाने जाके या पुलिस चौकी जाके या महिला के पास जाके, जो महिला विंग्स बने होते हैं थाने के सामने, वहाँ जाके आप अपना एफआईआर कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और एक चीज़ और भी समझेंगे कि एफआईआर और कंप्लेंट्स में क्या, कंप्लेन जो होता है उसमें क्या अंतर होता है। कि आप जो एफआईआर कहते हो वही कंप्लेन होता है क्या, तो वो थोड़ा सा जो नॉर्मल लोग हैं उसको मैं क्लियर कर दूंगा। और आप लोग को ये वीडियो सुनने के बाद बिल्कुल अफसोस नहीं होगा कि आपने इस वीडियो पे, इस चैनल पे आकर अपना टाइम पास किया है। सो विदाउट वेस्टिंग योर एंड माइंड टाइम स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ पहले वो समझना। फिर आपको जितनी भी क्वेरीज रहेंगी, आपकी जितनी भी क्वेरी हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और किसी को अगर आपको ऐसा लगे कि किसी के साथ इस टाइप की चीज़ें हो रही है तो आप जो है वो कमेंट में लिखें। आप कानूनी जो है आप एडवाइस भी ले सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट जितना हो सकेगा मैं मदद करूंगा। आप उसको लिखें कि मेरे साथ अपनी केस बताएं और जो भी उसमें होगा मदद की जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता क्या है। सो कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब पुलिस के पास, ऐसा समझो कि पुलिस जो होती है ना वो आपको अरेस्ट कर लेगी। समझ रहे हो? अभी मैं आपको बताता हूँ। यस, सो ऑफेंस फॉर विच पुलिस कैन मेक एन अरेस्ट विदाउट ए वारंट। पुलिस को वारंट नहीं लगता है। अब पूछोगे कि वारंट, जो बिल्कुल ले लैंग्वेज में समझो कि कोई तुम लॉ डिग्री नहीं करके बैठे हो, एडवोकेट नहीं हो, एक नॉर्मल जनरल पीपल की, एक इलिटरेट पर्सन भी जो गांव में दूर तब रिमोट एरिया में बैठा है उसको भी समझ में आ जाए, ऐसे लैंग्वेज में समझो कि मान लो
कि पुलिस को किसी चीज़ का कुछ इस टाइप का चीज़ पता चला, ठीक है, तुम्हारे ऊपर एफआईआर हुआ, तो वो ऐसे केसेस जिसमें पुलिस कैन मेक एन अरेस्ट विदाउट वारंट, तो पुलिस को ना मजिस्ट्रेट के पास, जज साहब के पास, ठीक है, अब ये इसको मैं मजिस्ट्रेट कह रहा हूँ लेकिन ले लैंग्वेज में इसको जज कह दे रहा हूँ, लेकिन ये अलग है, थोड़ा सा अंतर करना, ठीक है। जो लोग पढ़े हैं वो अपना अलग कर लें इसको, जो नहीं है वो उसको समझे कि मजिस्ट्रेट साहब मैं बोल रहा हूँ, उसकी जगह जज साहब कह देता हूँ। सो जज साहब से उसने कुछ परमिशन नहीं लिया, मजिस्ट्रेट साहब से कुछ परमिशन नहीं लिया और गया और आपको उठा लाया, अरेस्ट कर लिया। सो इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, ठीक है। और ये सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वो मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो फिर बर्डन हो जाएगा कि वो ऐसा लग रहा है ज्ञान झाड़ रहा हूँ मैं, वो नहीं करना है हमें। सो इमीडिएट क्या करती है पुलिस, एक्शन इज परमिसेबल, और ऐसे केसेज में जहाँ पे ना कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, मान लो मर्डर, मान लो रेप का केसेज है, ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें सज़ा 3 साल से ज़्यादा की होती है। सो मान लो कि इमीडिएट पुलिस यहाँ पे ऐसे चीज़ों में तो पुलिस को जल्दी से हरकत में आनी पड़ेगी, तो इमीडिएट पुलिस एक्शन इज परमिसेबल, और जब बहुत जल्दी एक्शन लेना है तो मजिस्ट्रेट के पास जाके वो परमिशन लेने के लिए वो वेट नहीं करेगा, तो वो आपको अरेस्ट करेगा। तो इसीलिए जो है वो विदाउट वारंट आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर लेता है। अपॉन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन और ए कंप्लेंट, जैसे ही उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जैसे ही उसको कंप्लेंट मिलेगा, ठीक है, वैसे ही आपको वो जाएगा और आपको अरेस्ट करके लाएगा। जैसे कि एग्जांपल में मैंने क्या बताया, लिख लो, मर्डर, एक्सटॉर्शन, रेप, ये सब केसेज में पुलिस वेट नहीं करती है, करना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे केसेज में जो हो, इसको केसेज में बोलते हैं, ये जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया। और कॉग्निजेबल ऑफेंस जब होगा तो आपको बिना जो वारंट के आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सो पहले जब तक तुम नेचर नहीं समझोगे ना, तब तक तुमको समझ में नहीं आएगा कि कौन से केस में हमको उठाने आ रहा है। नॉर्मल पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूँ। तो सीरियस नेचर देखो, सीरियस नेचर वाला क्या होता है, इसका मतलब और ये मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है वो सीरियस नेचर में होता है, जैसे कि जनरली इन्वॉल्व्स मोर सीवियर क्राइम, ये बहुत खतरनाक टाइप के क्राइम होते हैं, जैसे कि एग्जांपल इंक्लूड्स, मैंने बता दिया, मर्डर, रॉबरी, किडनैपिंग एंड सर्टेन टाइम ऑफ फ्रॉड्स। तो फ्रॉड्स भी जो होते हैं ना, जब तुम चीटिंग देखोगे तो चीटिंग जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन फ्रॉड्स देखोगे ना तो फ्रॉड जो है वो तुम्हारा जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर आ जाता है। अगर फ्रॉड करते हो किसी के साथ तो पुलिस तुम्हें यहाँ भी फ्रॉड में भी अरेस्ट कर सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखो, टाइप ऑफ फ्रॉड्स में भी आप अरेस्ट हो सकते हो विदाउट वारंट। सो नो कोर्ट परमिशन नीडेड। अब इस वाले केसेज में क्या है, कॉग्निजेबल की बात हो रही है अभी, तो कोर्ट का कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लॉ इन्फोर्समेंट कैन इनिशिएट एन इन्वेस्टिगेशन, लॉ इन्फोर्समेंट मतलब कौन, पुलिस, कैन इनिशिएट एन इन्वेस्टिगेशन विदाउट कोर्ट ऑथराइजेशन, कोर्ट के ऑथराइजेशन के बिना तुम्हें क्या किया जा सकता है, कोर्ट के परमिशन के बिना तुम्हें अरेस्ट किया जा सकता है। और इमीडिएट एक्शन कैन बी टेकन बाय पुलिस अपॉन लर्निंग अबाउट द ऑफेंस, जैसे पुलिस को पता चलेगा वो ऑफेंस, पुलिस उसको डिकोड कर लेगी कि ये कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, और तुम्हें जो है बिना जो वारंट है तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। तो अभी जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो पुलिस जब कोई भी इंसान को अरेस्ट करने आए तो तुम पहले, सबसे पहले पुलिस से पूछो कि यार मैंने किया क्या है। अगर वो बोलेगा कि आपने मर्डर किया है, किडनैपिंग किया है, आपने फ्रॉड किया है, आपने एक्सटॉर्शन किया है, किसी को डराया धमका के पैसे लिया है, रेप किया है, तो ऐसे कंडीशन में समझ जाना कि पुलिस के पास पावर तो है, तुम्हें बिना वारंट लिए, तुम उससे वारंट नहीं मांगोगे उस समय कि चलो वारंट दिखाओ, नहीं तो पुलिस वाला बहुत मारेगा। तो उस समय क्या करोगे, वारंट की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करोगे, आप समझ जाओगे कि यार ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस हमारे ऊपर लग गया है, किसी ने लगाया भी होगा, फ्रॉड तरीके से लगाया होगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और ऐसे समय में आप पुलिस की सहयोग करोगे, आप पुलिस के साथ थाने जाओगे, आप उसके बाद जो भी चैनल खुलेगा आप अपने एडवोकेट से, अपने एडवाइज़र से बात करोगे, और उसके बाद जो है वो आपको डिफरेंट प्रोसीजर आपको दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। तो आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस की सहायता करनी है, आपको जाना है थाने, अपने एडवोकेट को चूज करना है, ठीक है। सो ये तो हो गया कॉग्निजेबल। क्लासिफिकेशन एंड कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल may vary in different legal system. The severity and nature of offense determine their categorization. कितना ज़्यादा सीवियर केसेज है वो डिफाइन करता है। तो जो भी चीज़ें कॉग्निजेबल है वो तो कॉग्निजेबल में लिखा है, जो भी नहीं लिखा है वो सब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है।
तो जैसे चीटिंग हो गया, नॉर्मल चीज़ें हो गया, तो वो सब तुम्हारा क्या हो गया, वो नॉन कॉग्निजेबल है। वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे पुलिस को जाना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के साथ, जज के पास, और जज साहब उसको ऑर्डर लिख के देंगे, अगर देंगे भी तो, कि हाँ वारंट देना है तो, ठीक है। खुद ही पुलिस तुम्हें विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं करेगी, उसमें को नॉन कॉग्निजेबल में तुम्हें वारंट लेके आना पड़ेगा। अब वारंट देने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा उससे, तो मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट वारंट देगा। तो मजिस्ट्रेट थोड़ा सोच समझ के देता है, ऐसे हवा में उठ के नहीं आ जाता है लेने। सो दो टाइप के ऑफेंस होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसी में तुमको पकड़ते हैं वो। और उसके बाद बहुत सारे जो टैक्स वाला है, कॉमर्शियल लॉ है, वो अलग स्पेसिफिक लॉ है, तो वहाँ पे तो लिख देते हैं वो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। आईपीसी में कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के प्रावधान है। और पूछोगे इसके अलावा कहीं और है, तो हाँ स्पेशल लॉ है। जैसे टैक्स की चोरी की तुमने, कॉमर्शियल कोई नेचर है, मान लो कि फैमिली डिस्प्यूट है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, ऐसे समय में क्या होगा, ऐसे समय में भी जो होगा वो अलग तरीके से ट्रीट होगा, और उसके स्पेशल लॉ के अंदर ही लिख दिया जाएगा कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे को लग रहा है कोई क्लियर, तुमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जब तुमको ये पता चल गया, तो पुलिस वाले के पास, या फिर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो तुम एफआईआर लिखाने जाओगे। तो एफआईआर लिखाओगे जब, तो उसमें एफआईआर लिखाते समय तुमको दो चीज़ें की ध्यान रखनी पड़ेगी। कि जब हम समझाते हैं कि जब तुम एफआईआर जाते हो, ठीक है, तो अब स्टार्ट से समझो। जिसको कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं समझ में आया, वीडियो को दोबारा सुने और उसको उसके बारे में देखें, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं ये कह रहा हूँ कि तुमको एफआईआर लिखाना है, और एफआईआर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो जितने भी लोग हैं जिनको लॉ का नहीं पता है, जो स्टूडेंट नहीं भी हैं, उनको के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट लोग अपने राइट्स के बारे में समहाउ एक्सेसिबल हैं, उनको पता है, उनके दोस्त, उनके फूफा, उनके मामा, कोई ना कोई इस तरीके से जानते हैं ये चीज़ें। सो एफआईआर में सबसे पहले क्या करो कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना हुई, तो तुम दो तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है। ये मैं ले लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, इसको बिल्कुल ये एडवोकेसी वाला लाइन मत समझना। कि मान लो कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ और तुम बोलोगे मैं एफआईआर लिखाना चाहता हूँ, तो एफआईआर के लिए तुम कहाँ जाओगे, पहले तो पुलिस स्टेशन चले जाओ, ठीक है। पुलिस स्टेशन में पुलिस इंचार्ज होता है, तो वो दो टाइप के लोग होंगे वहाँ पे। तो एक तो एसएचओ होगा, या फिर कोई नॉर्मल पर्सन होगा, हवलदार होगा, या थोड़ा सा ऊपर, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑफिसर टाइप का कोई बंदा होगा, और या फिर वो थाने का इंचार्ज एसएचओ होगा। सो एसएचओ के कहने पे तुम्हारा पुलिस जो है वो, जो इनके बंदे होंगे, इनके एम्प्लॉय, वो उनको क्या करेंगे, पब्लिक ऑफिसर बोलते हैं उनको मोस्टली, लेकिन तुम लोग उसको बंदे ही समझो। तो इनके जो पब्लिक ऑफिसर होंगे वो क्या करेंगे, एसएचओ उसको बोलेगा हाँ भाई एफआईआर लिख। तो तुम जो भी चीज़ें होगी तुम उसको नरेट कर देना, ठीक है। तुम ओरली भी कर सकते हो ये चीज़, मुंह से बता दो भाई कि ये चीज़ें हुआ है, और वो उसको लिख लेगा, या तुम रिटर्न में लेके लिख के ला सकते हो, जो में सही लगे वो करो, ठीक है। सो ओरली बोलोगे तो वो लिखेंगे, ये जो एसएचओ के कहने पे जो बंदा होगा, या एसएचओ खुद भी हो सकता है, सो थाने में, तो वो तुम्हारा जो है वो ओरली तुम्हारे जो क्या होंगे, जो तुम कहोगे, जो नरेट करोगे, आप जैसा भी बोलोगे, आपके साथ जो जो इंसिडेंट हुआ है वो उसको लिखेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे, अपने उस पर लिखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, और जब तुम रिटर्न में लेके आए होगे तो बेहतर है। क्यों, क्योंकि रीज़न ये है कि रिटर्न में वो ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकता। ओरली में जो वो बोलेगा ना, आप जो भी बोलोगे वो उसको लिखेगा, और अपने भाषा में लिखेगा, तुम्हारी बातें समझ के उसको लिखता जाएगा। भाषा मतलब अपने स्टाइल में लिखेगा, भाषा तो वही रहेगी, हिंदी में बोलोगे तो हिंदी में लिखेगा। सो अगर आप ओरली बोलते हो तो वो उसको रिड्यूस करेगा आपको उसको, और उस यहाँ पे थोड़ा सा चांसेज होता है कि अगर आप उससे अवगत नहीं हो तो वो थोड़ा सा आपके एफआईआर के साथ खेल सकता है। तो बेहतर है कि आप रिटर्न में ले आओ। रिटर्न में भी वो क्या करेगा, आपके पोस्ट पे लिखेगा, आपको फिर उस पर साइन कराएगा। तो आप जब ये लिख लेगा ना, मान लो ओरली लिख लिया, आपने जो बोला उसने लिख लिया, और उसके बाद वो क्या करेगा, आपको पढ़ के सुनाएगा, रीड करेगा, बोलेगा ये सब मैंने लिखा है, आपको सही लग रहा है, तो आपको अगर सही लगेगा तो आप यस बोलोगे, तो वो आपको साइन कराएगा, ठीक है। और उसके बाद एक एफआईआर की कॉपी आपको दे देगा, एफआईआर की फ्री ऑफ कॉस्ट।
अगर वो नहीं देता तो आप मांगो, कानून में ये प्रावधान है। अगर वो बोलेगा कहाँ लिखा है तो आप लोग के लिए बता दूं, सीआरपीसी के सेक्शन 154 का सब क्लॉज 1 में लिखा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनको देना है। क्या देना है? एक कॉपी। तो आपका अधिकार है। जहाँ पे मैं अधिकार वर्ड यूज करूँ समझ जाना कि तुमको मांगना है वो चीज़, ठीक है। तो वो पुलिस वाला अपने दम पे कुछ नहीं चला सकते। सो ये हो गया। तो आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एफआईआर की कॉपी मिलेगी, और यही एफआईआर की कॉपी जो है, जो उनके पास होगा ना, जो एक्नॉलेजमेंट आपको दिए होंगे, तो उनको यही सब चीज़ें, एक उनका जीडी होता है, जनरल डायरी होता है, वो भी उनको मेंटेन करना होता है। तो वहाँ पे भी वो लिखेंगे। सो ताकि अगर कल के दिन कुछ हुआ तो कोर्ट में सब पूछते हैं कि जीडी में क्या लिखा है। सो आपको एक कॉपी मिल जाएगी एफआईआर की, ठीक है। आप आ जाओ, आपका एफआईआर क्या हो गया? रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगा। पुलिस जो है वो जाग जाएगी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। और इसको हमारे लैंग्वेज में बोला जाता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो पिक्चर में आ जाता है, ठीक है। कि जब तक आपका एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुआ है तब तक कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, आप समझो। लेकिन जैसे एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया है तो क्रिमिनल जस्टिस जितने भी हैं, कि जुडिशरी का रोल खुल जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन खुल जाता है, ट्रायल, चार्जशीट, रिपोर्ट, सारी चीज़ें हो जाती हैं, इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, जितनी भी वर्ड्स आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में दिखता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे से पूरा एक्टिव प्लेस में आ जाता है। ये जाग जाता है कि कहीं पे तो इंडिया में किसी के कोने में, इंडिया के किसी भी कोने में किसी के साथ जो है वो गलत हुआ है, और उसके बाद आपके सारे चैनल खुलते हैं। तो एफआईआर बहुत ज़रूरी है इसीलिए। लेकिन क्या इतना आसान है एफआईआर कराना? अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझोगे तो नो। ऐसे कुछ साल के सर्विसेज में मैंने, अपने 2-3 साल के सर्विसेज में मैंने देखा है कि कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया है कि सर एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं कर रहा है पुलिस वाला। एफआईआर रजिस्टर्ड क्यों नहीं कर रहे? तो उसका रीज़न बताता हूँ। 2 चीज़ें तो पहले हैं। पहला तो करप्शन, दूसरा ऑफिशियल्स ऑर्डर्स। आप एफआईआर मान लो किसी बड़े लोगों के सामने आप करवाने की, उसके खिलाफ करवा रहे हो, तो वहाँ से ऊपर से माई बाप, जिसको बोलते हैं माई बाप का ऑर्डर आया है। सो ऑर्डर आ जाता है कि भाई एफआईआर मत रजिस्टर्ड कर, ठीक है। तो यहाँ आपका एफआईआर नहीं लिखा जाता है। दूसरा, करप्शन के केसेस में कि एफआईआर लिखने तक के पैसे लग जाते हैं। सो करप्शन है, करप्शन जो है सिस्टम में है, और ये बहुत सारे जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो खुद भी मानते हैं कि इनका सिस्टम जो है, और उसकी जो पुलिस रिफॉर्म है उसमें भी बहुत जगह लिखा है करप्शन एक बहुत बड़ा यूज है। तीसरा, एफआईआर डिले लिखने का रीजन से क्या होता है कि आपको मैनिपुलेशन करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर उनको संज्ञान में मान लो कि आ गया, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट समझना, अगर मेरे साथ आज कुछ गलत हुआ है और मैं थाने जाता हूँ और उसको अपना रिपोर्ट बताता हूँ, ठीक है, रिपोर्ट मतलब वो पूरा बताऊंगा, जो भी होगा इन्फॉर्मेशन मैं उनको शेयर करूंगा। अभी तक मैंने इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं किया, मतलब ऑफकोर्स अपने घर वाले के अलावा कोई इन्फॉर्मेशन है मेरे पास कि मेरे साथ क्या हुआ है आज, मेरे साथ जो है वो कुछ इस टाइप की, मैं एक लड़की हूँ और समझ लो कि मेरी मॉडेस्टी को, वुमेन की मॉडेस्टी को डैमेज किया गया। तो ये केस जो है मान लो कि सेक्शन 354 के आसपास चला गया, 354 डी और जो भी है इसके आसपास। तो 354 डी में मान लो कि आपके पास एक टाइप का ये हो गया कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। सो ये इन्फॉर्मेशन को अभी तक किसी को नहीं पता है, और मैं ये थाने गया और एसएचओ को अपनी कहानी बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे को इस तरीके से छेड़ा गया है, स्टॉक किया गया है, जो भी है आप अपना इन्फॉर्मेशन यहाँ दिए। अब उस एसएचओ ने क्या किया, तो उस समय तो आपका एफआईआर नहीं लिखा, जबकि वो मैंडेटरी बाउंड था कि उसको लिखना था, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो एफआईआर मैंडेटरी ही है, आपको लिखना है। लेकिन किसी भी तरीके से मान लो 1-2 दिन डिले हो गया, वो लिख दिया लेकिन 1-2 दिन डिले हो गया। ये इस एसएचओ ने, मान लो कि एक्स एसएचओ ने ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ओपोनेंट्स को दे दिया, इन्फॉर्मेशन सामने वाले को दे दिया कि भाई तुम्हारे ऊपर बच जाओ, तुम्हारे ऊपर तो एक टाइप का एलिगेशंस आ गया। अगर मान लो कि गलत भी एलिगेशन तो आ गया ना एक, तो ये एलिगेशन, तो इसको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया, और ये बंदा जो है यहाँ से इसको मैनेज किया।
और ऑफ कोर्स क्यूड प्रो क्यू हुआ होगा, इसने कुछ बताया तो इसने कुछ दिया, ऐसा वाला कुछ सीन है। तो यहाँ भी एफआईआर लिखने से लोग बचते हैं। और एसएचओ और जो डिफरेंट डिफरेंट जो अधिकारी, मैं एसएचओ ही नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं तो एसएचओ पकड़ के चल रहा हूँ, थाना पकड़ के चल रहा हूँ। सो इसके नीचे के जितने भी अधिकारी हैं वो उस टाइप की चीज़ें को करने को, और ये बहुत सारे आईपीएस ने खुद भी अपनी रिपोर्ट में माना है, और डिफरेंट डिफरेंट केस के बेस पे भी कह रहा हूँ। सो यहाँ की वजह से एफआईआर आपका रजिस्टर्ड नहीं होता है। आप किस पार्टी के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड कर रहे हैं, मान लो कि आपके साथ जो है कुछ इस टाइप की रॉबरी हुई या डकैती हुई या कुछ इस टाइप की चीज़ें हुई, लेकिन आपको पता चल गया, लेकिन आप उसको लिखा रहे हो, लेकिन वो उसमें कुछ और लोग शामिल हैं, आपके हत्या में, आपके भाई की हत्या में, आपकी डिफरेंट डिफरेंट आपकी नियर एंड डियर्स को किसी ने मर्डर किया है, आपको पता चल गया, उसने कुछ इस टाइप का इन्फॉर्मेशन एविडेंस भी दिया है, लेकिन आप जैसे रजिस्टर्ड कराने जाते हो पता चलता है उसमें कोई बड़े नामी गियामी लोगों का उसमें नाम आ रहा है, तो वो उसकी वजह से एफआईआर नहीं होता है। तो ऊपर से ऑर्डर, करप्शन, मैनिपुलेशन, बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसमें एफआईआर जो है नहीं लिखी जाती है, ठीक है। और बहुत सारे इवन कभी कभी तो गवर्नमेंट के लैकनेस की वजह से कुछ ऐसे गवर्नमेंट के ऊपर केस होना है, लेकिन गवर्नमेंट के डर की वजह से एफआईआर नहीं लिखी जाती है, उनको बचाया जाता है। तो बहुत ऐसे हजारों रीजन दे सकता हूँ, लेकिन मोस्टली तुमको ये पकड़ना है, करप्शन, मैनिपुलेशन एंड ऑफिशियल्स ऑर्डर्स। तो ये एफआईआर के बहुत सारे रीजन्स हैं, उनमें से ये कुछ रीजन्स हैं। तो तुमको ये समझ में आ गया कि एफआईआर लिखवाना कितना टफ काम हो गया। अब देखते हैं, तुम्हारे लिए काम करते हैं आसान। सो देखो क्या है। अब मैंने एक रीजन तो बता दिया कि एफआईआर जो है वो थाने जाके हो सकता है, लेकिन मान लो कि एफआईआर गए और ये पुलिस स्टेशन है, इसने एफआईआर लिखने से तुमको कर दिया मना। तो अब तुम्हारे पास कहाँ है दूसरा चैनल। तुम पुलिस स्टेशन नहीं लिखेगा ना, तो तुम क्या करो, तुम चले जाओ एसपी ऑफिस। हर एरिया में एक एसपी ऑफिस होता है, वहाँ जाना और वहाँ पे अपना कंप्लेंट जो भी है लिखवाना, उनको बताना, ठीक है। ये बताओगे उनको। एसपी ऑफिस अभी अगर नहीं जाना चाहते हो एसपी ऑफिस, तो एक और लो, आप क्या करो, रिटर्न में एक लेटर लिख लो, रिटर्न में एक लेटर लिख लो और एसपी के ऑफिस पे पोस्ट कर दो। ये तो कर सकते हो, जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, तुम्हें पोस्ट कर दो। एसपी का पोस्ट ऑफिस में जो वो पोस्ट खुलेगा, एसपी ने अपने क्या करेगा, एसपी, ये एसपी ऑफिस क्या करेगा, हरकत में आ जाएगा कि भाई नीचे वाले नहीं लिखा है, तो वो क्या करेगा, आपको कांटेक्ट करेगा और फिर अपने सबऑर्डिनेट को, जो भी एसपी से नीचे होंगे, उसको बोलेगा जांच करो कि ये क्या मामला है, क्यों नहीं ये लोग रजिस्टर्ड कर रहे हैं। अगर मान लो एसपी का मन किया तो एसपी इटसेल्फ खुद ही उस मामले की जांच कर सकता है। अगर उसको लगा कि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, नीचे वाले तो कर नहीं पाएंगे, और या फिर नीचे वाले पे उनको भरोसा नहीं है कि ये इस काम को सही से अंजाम देगा, तो खुद ही एसपी जो है वो उस मामले की जांच करके तुम्हारा एफआईआर रजिस्टर्ड करा देगा। दो तुम्हारे पास तरीके हो गए। ये सब तुमको ऑफिशियल्स हैं, ऑफिशियल्स मतलब ये सब तुम कर सकते हो, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है। तीसरा ऑप्शन तुम्हारे पास है कि एसपी साहब भी समहाउ मिले हुए हैं, नाराज हैं, तो डीसीपी के पास जाओ, कमिश्नर पुलिस जो होते हैं, सो इनके पास जाओ। और यहाँ भी नहीं जा सकते तो यहाँ भी लेटर छोड़ दो, और ये एफआईआर के लिए तुमको नीचे ऑर्डर पास करेंगे या ये करेंगे। तो तुम्हारे पास ये तो पुलिस के पास थाना, एसपी और डीसीपी, तीन ऑप्शंस तुम्हारे पास खुलते हैं। एक तो फिजिकली जाके, नहीं तो लेटर भेज के, यहाँ पे ऑफलाइन तुमको हो गया एक टाइप का, ये ऑफलाइन हो गया, ये ऑनलाइन टाइप का हो गया कि एक टाइप का तुम भेज तो रहे हो लेटर फिजिकली, लेकिन अभी तुम लेटर में भेज रहे हो, अभी तुम टाइप करके नहीं भेज रहे हो, इसीलिए ऑनलाइन एफआईआर नहीं हुआ ये। और तीसरा हो गया कि तुम डीसीपी के पास चले जाओ। ये सब प्रावधान है एफआईआर में, 154 जब सीआरपीसी लिखा जाता है तो उसके अंदर में। अब मान लो कि डीसीपी साहब से भी तुम नाराज हो, वो तुम्हारे किसी वजह से नाराज है, एफआईआर अभी भी नहीं हुआ, अब क्या करोगे, अब तुम क्या करो, मजिस्ट्रेट के पास चले जाओ, अगर यहाँ से भी काम नहीं बन रहा है। और मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे केसेज मुझे देखने को मिल रहे हैं जहाँ मैं ये तीनों सेक्शन यूज किया हूँ, तीनों, एसपी ऑफिस भी यूज़ किया हूँ, पुलिस स्टेशन भी यूज़ किया हूँ, डीसीपी का ऑफिस भी गया है बंदा, अलग अलग जगह पे गया, नहीं हुआ, मजिस्ट्रेट भी गया है बाद में। सो एक इसको इलाका मजिस्ट्रेट्स, गांव में अपने लोग ऐसा बोल देते हैं, इलाका मजिस्ट्रेट होता है। तो हर जगह पे
तुमको पता कर लेना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो तुमको मजिस्ट्रेट मिल जाएगा कि तुम्हारे एरिया का मजिस्ट्रेट कौन है। जैसे वेस्ट दिल्ली का मजिस्ट्रेट कौन है, फिर यहाँ का मजिस्ट्रेट कौन है, इस टाइप से तुम्हें पता चल जाता है। तो कहा बहुत आसान है। तो ये मजिस्ट्रेट हो गया। तो ये एक टाइप का क्या हुआ कि इलाका मजिस्ट्रेट हो गया, मजिस्ट्रेट हो गया। और ये इनके भी प्रावधान हैं, ठीक है। कैसे प्रावधान है? तो 156(3) में जाओगे सीआरपीसी का, कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुमको नहीं है प्रावधान और तुमको वो चीज़ बता रहा हूँ। 156(3) में उसका है, लिखा हुआ है कि आप मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकते हो। अब मजिस्ट्रेट को अपनी कहानी बताओ पूरा कि ऐसा ऐसा चीज़ें हुआ है मेरे साथ, लेकिन मैं तो नीचे से लेकर ऊपर तक आ गया, कोई मेरा एफआईआर लिखने को तैयार नहीं है। तो मजिस्ट्रेट जो होगा वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, और जो भी ऑफिसर्स होगा मजिस्ट्रेट को पता चल जाएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नहीं है। तो ऐसे समय पे वो एविडेंस भी चेक करेगा आपको, आपके पास क्या क्या है, कहाँ कहाँ से एलिगेशन लगाए हों। मजिस्ट्रेट एक टाइप का कोर्ट की तरह काम करने लगेगा उस समय। लेकिन अगर उसे लगा तो वो आपके जो पुलिस है उससे एक रिपोर्ट मांगेगा कि हाँ भाई रिपोर्ट सबमिट करो इतने दिन के अंदर में, तुम लोग ये नीचे से लेके ऊपर तक जो है एक एफआईआर नहीं लिख पा रहे हो। तो ऐसे मजिस्ट्रेट साहब बोलेंगे। अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, इसको टीआईआर रिपोर्ट बोलते हैं और क्या सब बोलते हैं, वो सब नहीं जाना चाहता। लेकिन हाँ, एक मोटा मोटी एक रिपोर्ट मांगेगा तुमसे। किससे? पुलिस वाले से। पुलिस वाले को फिर वो देना पड़ेगा कि साहब ये सब चीज़ें थी, हमने ये सब, तो क्या क्या कार्रवाई की, क्या क्या नहीं की, उसके ऊपर। तो मजिस्ट्रेट साहब के कहने पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन अगर होगा तो तुम्हारा रजिस्टर्ड हो जाएगा, फिर तुम्हारा एविडेंस चेक किया जाएगा। तो तुम्हारे पास ये भी एक मजिस्ट्रेट का भी ऑप्शन खुलता है, तो ये भी ध्यान में रखना। समहाउ अगर तुमको वहाँ से भी कुछ हुआ, मजिस्ट्रेट से भी तुम एग्री हुए, डिसएग्री हो गए, या फिर मजिस्ट्रेट को लगा कि नहीं नहीं ये एफआईआर नहीं हो सकता है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस तो है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर होता है। सो ऐसे समय में फिर तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास एक और भी है, एफआईआर अगर नहीं लिखा जाता है तो तुम्हारे पास फिर कोर्ट का द्वार खुल जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो कोर्ट पिक्चर में आ जाता है। और सबको पता है कि जो आप कोर्ट की जब भी बात करते हो तो आपके पास 226 खुलता है, रिट पिटीशन डाल सकते हो। सो एफआईआर लिखाने के लिए भी रिट पिटीशन डलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकता है। सो अगर एफआईआर क्वेश करने के लिए है, 482 में क्वेश करने का, तो रिट पिटीशन डायल करने के लिए भी है, आप कर सकते हो रिट। और हाई कोर्ट में आप रिट फाइल होता है। सो हाई कोर्ट में भी फाइल होता है और सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल होता है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि रिट पिटीशन जब भी पढ़ो तो रिट पिटीशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फाइल होता है। हाई कोर्ट का रिट थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है क्योंकि इसमें अदर चीज़ें फंडामेंटल राइट के साथ अदर भी है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो मोस्टली फंडामेंटल राइट के ऊपर डिस्कशन करता है कि फंडामेंटल राइट आपका इन्फ्रिंज हुआ कि नहीं। क्योंकि ये ले लैंग्वेज वाला वीडियो है तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे लोग देखना चाह रहे हैं, जो भी देखें। आपके पास एफआईआर का यहाँ तक आ गया, ठीक है। आपके पास एफआईआर यहाँ से आपको 100% तो नहीं, 90% टका कि आपको एफआईआर आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब देखो कि क्या हुआ। ये तो एफआईआर तो हो गया, एफआईआर का तरीका। लेकिन मान लो एफआईआर का मोड चेक करना हो कि तुम्हें फिजिकल करना है, कि थाने जाके तुमको करना है एफआईआर रजिस्टर्ड, या ऑनलाइन करना है, डिजिटल मोड, फिजिकल या डिजिटल मोड। डिजिटल मोड में तो तुम एक तो नॉर्मली जो है वो ऑनलाइन एफआईआर का चलने लगा है हर जगह। दूसरा तरीका है कि ई एफआईआर करके आया है, इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर करके आता है। समझाता हूँ ये क्या होता है। ये वाला फिजिकल तो तुमने देख लिया, एसएचओ से लेके कहानी पूरी देख ली है तुमने। आपको करना क्या है कि बहुत सारे ऑफेंस ऐसे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर में ऑफेंस कि वो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, अभी समझा दिया मैंने, और कॉग्निजेबल होते हैं। कॉग्निजेबल में भी क्या है कि बांट रखा है सिवियरिटी, कितना बड़ा क्राइम किया तुमने, मर्डर किया, रेप किया, क्या किया, तो उसका सज़ा भी अलग है। उस आईपीसी में सज़ा लिखा रहता है उसमें। मान लो कि 3 साल से कम की सज़ा है तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, अगर बड़ा होता तो ऐसे कर देता। 3 साल से कम की सज़ा, ऐसा ऑफेंस कॉग्निजेबल 3 साल की कम की सज़ा है, तो तुम उसका जो है ना ईएफआईआर करा सकते हो। अब कैसे कराओगे, तो बोलोगे सर ये मेरे को, और इसके लिए तुम्हें कहीं नहीं जाना है।
सो ऐसे समय पे आप क्या करोगे, EFIR के लिए जाओ। तो हर जो गवर्नमेंट है ना वो EFIR चालू कर रखा है। आप वहाँ से दिल्ली में जाओगे तो दिल्ली का EFIR चालू है, आप गूगल करोगे सीधे मिल जाएगा आपको। वहाँ पे आप एक फॉर्म भरो जो भी इनका जिस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में है वो भरो, और उसके बाद वो 2-3 दिन के अंदर में आपके पास आ जाएंगे साइन कराने। उस पर अगर आप साइन नहीं कराओगे तो वो तब तक रजिस्टर्ड नहीं होगा। केवल लेकुना उसका यही है कि EFIR में क्या है। अब मैं EFIR पूरा समझाऊंगा क्योंकि EFIR ही न्यूज़ में है। सो आपको मोस्टली एक साइट पे जाना है, मतलब कुछ साइट पे जाना है, और आपको अपना कंप्लेन जो भी है आपका, जिस जो भी आपके साथ हो उसको रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। और ये रजिस्टर्ड कर दोगे ना तो 3 दिन के अंदर में, 3 डेज के अंदर में आपको उस पर साइन करना है। यही दिक्कत है इसका कि अगर आपको यहीं पे डिजिटल सिग्नेचर करा लेते ना तो आपको वो भी जाना नहीं पड़ता। तो मोस्ट ऑफ द 3 दिन के अंदर में पुलिस वाले को ना इस पर साइन चाहिए होता है आपको, कि सर आपने जो कंप्लेन रजिस्टर्ड किया है ना वो सीधे उनके सर्वर पे चला जाएगा। वो उसको आपको फ़ोन करेगा कि सर ये आपने जो कंप्लेन जो FIR रजिस्टर्ड किया है वो एक बार देख लीजिए, क्योंकि 3 दिन होने वाले हैं, आप इस पर साइन कर दिए ताकि मैं आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर सकूँ। सो आपने पूरा जो है वो अपने हिसाब से लिखा है। यहाँ पे आपका प्रॉफिट क्या है कि आपको थाने नहीं जाना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपको हरासमेंट से बच गए। आपने अपने हिसाब से लिखा। पुलिस वाले केवल साइन करने के लिए आएंगे, या फिर आपको चले जाएं या पुलिस वाले ही आ जाते हैं। तो वो साइन करना के आए तो आप साइन कर दो, ठीक है। आपने जो लिखा है अपनी लैंग्वेज में लिखा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने नरेट बिल्कुल अपने हिसाब से किया है तो मैनिपुलेशन, करप्शन सबसे बच गए। तो EFIR का प्रावधान, लेकिन याद रखना कि ये 3 साल से कम की सज़ा के लिए है। तो मान लो कि आपके साथ मान लो कुछ इस टाइप का चीज़ हुआ, मान लो कि डकैती हो गई या फिर आपके यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो गई, मर्डर हो गया किसी, तो आप ऐसे चीज़ों में आप EFIR नहीं करा सकते, आपको फिर फिजिकली ही जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे जो कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें सज़ा जो है 3 साल से कम की हो, ठीक है, तो आप गूगल करके इतना अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो किसी से भी जानकार से भी पूछें कि ये वाले केसेज में कितने साल की सज़ा है। अगर वो 3 साल से कम की सज़ा है तो आप ऑनलाइन वहाँ पे EFIR कर सकते हैं। और केवल दिक्कत ये है कि यहाँ पे साइन का दिक्कत है। अगर ये यहाँ पे डिजिटल साइन करा लेता ना तो आपको वो भी नहीं करना पड़ता, और यही इसका लैकुना है। तो जब भी EFIR का पूछे तो आपको ये लैकुना है इसका, ये खामियां हैं इसके अंदर, ठीक है। सो ये तो चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं जो अपने नॉर्मल चीज़ें हैं एक्सप्लेन। ये इस छोटी मोटी चीज़ें, हर चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। एक फॉर्मेट भी दिखाऊंगा आपको। यस। सो हमें आपको बोल रहा हूँ कि EFIR का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप EFIR कर सकते हैं। सो डिजिटल सिस्टम फॉर रिपोर्टिंग क्राइम टू द पुलिस। सो व्हाट इज EFIR? सो एक टाइप का डिजिटल सिस्टम है जब वहाँ पे क्राइम को रिपोर्ट कर रहे हैं डिजिटली, ठीक है। आपको कुछ भी पुलिस से मतलब नहीं है, कहाँ जाना है कहीं ना जाना है। आप सीधे बैठो, लैपटॉप खोलो, डेस्कटॉप खोलो और मोबाइल खोलो और अपना जो है वो EFIR लिखना आपके साथ जो हुआ स्टार्ट करो। इन्फॉर्मेशन सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू ए नेशनल पोर्टल। एक नेशनल पोर्टल होगा, बताता हूँ, CCTNS कहते हैं। और कंप्लेनेंट रिक्वायर्ड टू फिजिकली साइन टू द रिपोर्ट। ये दिक्कत है, जब आप पूरा फॉर्म भर लोगे ना तो केवल फिजिकली रिक्वायर्ड है कि एक बार आपको साइन करना है बस। मैं ये बोलता हूँ कि यही चीज़ अगर डिजिटली सिग्नेचर कर लेते यहाँ पे तो काम आसान हो जाता, लेकिन उसने थोड़ा सा अभी इसमें और सुधार की ज़रूरत है। सो साइन द रिपोर्ट विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड कितने, 3 दिन के अंदर में आपको वो साइन करना है, पूरा लिख लेना है। उसके बाद साइन भी, बहुत सारे केसेज में वो खुद साइन कराने आ जाते हैं, थाने से आ जाएंगे, और नहीं तो आपको थाने पे जाके साइन करना है। स्ट्रीमलाइन क्राइम रजिस्ट्रेशन विद इनिशिएशन इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन। सो ये एक क्राइम रजिस्ट्रेशन का एक इनिशियल प्रोसेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सबमिशंस होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होता है, ठीक है। ये EFIR समझ गए। कॉग्निजेबल ऑफेंस पूरा समझा दिया मैंने। अब हाउ टू फाइल FIR कैन बी फिल्ड बाय 2 मेथड, या फाइल्ड या 2 मेथड्स। पहला तो ऑफलाइन, पूरा तरीका बता दिया मैंने ऑफलाइन का कि नियरेस्ट थाने में जाके क्या क्या होगा, ठीक है, राइटिंग में देना है, ठीक है, ये सब चीज़ मैंने आपको बता दिया। ऑनलाइन फाइल एन EFIR फॉर अननोन एक्यूज्ड एंड नॉन SR केस ओनली। नॉन SR मतलब स्पेशल रिपोर्ट होता है। नॉन SR मतलब मान लो कि कोई सेंसिटिव केस होता है ना तो उसको SR केस कहते हैं। मान लो कि जो बंदा आपके साथ क्राइम किया वो आपके पहचान का हो और रिलेटिव हो, तो उसको इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे समय पे वो सेंसिटिव केसेज हो जाते हैं। तो नॉन SR केस ओनली। तो जो भी आप फाइल करेंगे ना EFIR, वो एक तो बंदा आपको पहचान में नहीं आना चाहिए, अननोन एक्यूज होना चाहिए, और नॉन SR केस ओनली विथ दिल्ली पुलिस बाई CCTNS। ये दिल्ली का लिए मैं बताया हूँ क्योंकि ऐसे यूपी के लिए भी है, गाजियाबाद के लिए भी, सबके लिए है। CCTNS में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। क्या क्या डिटेल मांगेगा जब आप ऑनलाइन जाओगे तो
तो रिक्वायर्ड डिटेल टू फाइल एन एफआईआर विद दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस का मैं बता देता हूँ क्योंकि दिल्ली पुलिस से मुझे ये मिला है। सो आपको डिटेल क्या क्या लगेगा जब आप इस टाइप का एफआईआर ईएफआईआर डालोगे तो कंप्लेनेंट का नाम, करेंट और परमानेंट एड्रेस, ठीक है, आपको ये लगेगा। इंसिडेंट का डेट, लोकेशन, डिटेल बता देना आप उनको, डिस्क्रिप्शन लिख देना जो भी तुमको लिखना है, ठीक है। विक्टिम का पर्सनल इन्फो, एड्रेस, स्टेटमेंट लिख देना। स्टोलन प्रॉपर्टी, एग्जांपल के लिए मैंने लिखा कि चलो प्रॉपर्टी कोई चुरा लिया, जैसे ज्वेलरी चुरा लिया, तो आप उसको प्रॉपर्टी जो भी आपका गायब किया, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वाइस वो, ठीक है। अगर मोटर व्हीकल का एक्सीडेंट है तो आप उसमें क्या करोगे, व्हीकल नंबर, मॉडल, रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर उसके बाद जितने भी अटैच कॉपी हैं उसको डॉक्यूमेंट, इमेज और उसका वीडियो भेज दो उनको, ठीक है। सेम चीज़ें उत्तर प्रदेश के साथ भी है, ऐसे ही अलग अलग जो है सारे जो कंट्री में जितने भी स्टेट है वो इस टाइप की सुविधा लेकर नहीं आए, लेकिन बहुत सारे जो स्टेट हैं वो आ गए हैं। सो दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ऑफर ए इंटीग्रेटेड सिस्टम टू कैटर द नीड ऑफ सिटीजन इन रिपोर्ट। जो ये बिल्कुल ऐसे ही है इनके पास। साइट क्या है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, CCTNS दिल्ली पुलिस, ठीक है। सो यू कैन रजिस्टर्ड कंप्लेंट और फाइल EFIR बोथ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस थ्रू CCT। तो यहाँ पे तुम CCTN के थ्रू कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में भी कर सकते हो। देखो नॉन कॉग्निजेबल में तो तुम कर ही सकते हो, कॉग्निजेबल में 3 साल के अंदर वाले केसेज में कर सकते हो, बस ये याद रखना। नोट, इफ द EFIR फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली फॉर अ नॉन एक्यूज, केवल ये याद रखना है, और नॉन SR, दैट इज नॉन स्पेशल रिपोर्ट केस, बिफोर फाइलिंग ए कंप्लेंट और EFIR, नो हाउ यू कैन इंटरफेयर विद द फोर्स एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कंप्लेनेंट एंड FIR। जब ये चीज़ तुम करो तो तुमको एक चीज़ केवल ध्यान में और आना चाहिए कि कंप्लेन, पुलिस कंप्लेन और FIR में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो पुलिस कंप्लेन क्या होता है, पहले ये बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि पुलिस कंप्लेन और FIR क्या होता है। आज वो डाउट भी आपको पता चल जाएगा। सो जब कंप्लेंट होता है तो एक कंप्लेंट इज एन एलिगेशन होता है, मेड ओरली, एक टाइप का एलिगेशन है, ओरली या रिटन में आप देते हो, एनी पर्सन इन एक्यूजिंग समवन ऑफ एन ऑफेंस। सपोज मेरे खिलाफ आपको देना है तो आप ओरली राइटिंग में जाके आप इस तरीके की बातें करते हो कि कोई एक ऐसा बंदा है, एक्यूजिंग समवन ऑफ एन ऑफेंस। इट कैन बी बोथ, कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए भी हो सकता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए भी हो सकता है, विथ नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, कोई फॉर्मेट नहीं है, तुम अपने हिसाब से लिख लो, लेके लाके दे दो। मजिस्ट्रेट मेड इंक्वायरी बट नो इमीडिएट पुलिस इन्वेस्टिगेशन अकर्स, लेकिन कंप्लेन में इंक्वायरी हो सकता है लेकिन आपको तुरंत अरेस्ट नहीं होगा, समझ रहे हो। तो कंप्लेन और FIR में ये अंतर है कि इवन कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी होगा ना, तो आप एक टाइप का एलिगेशंस लगा रहे हो और उसमें आप बोलते हो ना कि कंप्लेन ले लो आज मेरा, आप FIR नहीं करा रहे हो। FIR क्या होता है, FIR इज एन इनिशियल इन्फॉर्मेशन ओरली इन राइटिंग, यहाँ भी है, अबाउट कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए है, समझ रहे हो। यहाँ देखो, सो जब कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में तुमको अंतर नहीं है तो कंप्लेन हो जाता है, जब तुमको पता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के तुम्हारे साथ ये हो तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो तो FIR हो गया। इट कैन बी फील्ड बाय एनीवन इन ए डिफाइंड फॉर्मेट, डिफाइंड फॉर्मेट होता है हर सरकार का। FIR आर रजिस्टर्ड विथ ऑफिसर इंचार्ज OIC फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस इन्वेस्टिगेशंस, पुलिस एंड द मजिस्ट्रेट में टेक एक्शन बेस्ड ऑन द रिपोर्ट बट ओनली द FIR इज रिपोर्ट बाय द पुलिस। जैसे FIR के पास आपका रिपोर्ट आ गया, FIR आपने लिख दिया, पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देती है। नाउ दैट यू नो द डिफरेंस बिटवीन FIR एंड पुलिस कंप्लेंट, who you make a police complaints and it can cover both cognizable and non-cognizable offense, the police officer will decide what action to take, whether it is registering an FIR or less serious report called NCR और क्लोजिंग द केस इफ रिजॉल्व। अगर इसको लगता है कि आपने जो कंप्लेन वाले केसेज में अगर आपको लगता है इन्वेस्टिगेशन किया, आपको लगता है कि नहीं ये तो नॉर्मल था, तो पुलिस उस केस को बंद भी कर सकती है सीरियसनेस देखते हुए, ठीक है, कि ये तो इतना ज़्यादा नहीं है। सो ये एक टाइप का रिपोर्ट होता है, NCR रिपोर्ट कहते हैं, और वो लगा देगा, क्लोज कर देगा, ठीक है। इफ़ यू हैव ए सीरियस केस टू रिपोर्ट, कॉन्टैक्ट योर लोकल पुलिस स्टेशन और हायर रैंक पुलिस ऑफिसर। रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू द सिटीजन चार्टर ऑफ दिल्ली, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो योर राइट्स एज ए सिटीजन एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम अनयूजुअल सिचुएशन एंड पुलिस मिसकंडक्ट। सो आपको ये भी है, और अगर मान लो पुलिस वाले ने अगर इस टाइप की चीज़ें हैं, लड़की के साथ कुछ इस टाइप की चीज़ें हुई है और मान लो स्टॉकिंग हुई है, 354 मैंने बताया था अभी D, अगर इस टाइप की चीज़ें पुलिस ने रजिस्टर्ड नहीं किया तो पुलिस को भी है सज़ा। 166A अगर आप देखोगे ना IPC का, तो उसमें इनके ऊपर भी कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि जिसके अंदर में पुलिस के ऊपर में भी 2 साल की मैक्सिमम सज़ा है। सो ऐसे कंडीशंस में पुलिस वाले को भी, जो एयरिंग पुलिस वाले हैं, उनके ऊपर भी कदम उठाया जा सकता है, तो पुलिस को भी छोड़ा नहीं गया कानून में।
अगर आप सतर्क रहेंगे, आपको पढ़ा लिखा होंगे, आपको ये पता होगा कि अगर पुलिस वाला हमारी बच्चियों को, हमारी गुड़ियाओं को, हमारी उसको अगर कंप्लेन नहीं लिख रहा है, अगर जेन्युइन कंप्लेन है, अगर इवन उसने जाके कह दिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो पुलिस वाले को वो कंप्लेन ऐसे केसेज में तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में लिखना ही पड़ेगा। नहीं लिखते हैं तो 166 पिक्चर में आ जाता है और पुलिस वाले को उसके हिसाब से भी सज़ा सुनाई जाएगी। ये उत्तर प्रदेश का कुछ लोग जो हैं वो देखे बोल रहे थे, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के पास भी ऐसे ही CCTNS है। यहाँ पे आप चले जाएंगे, लॉगिन करेंगे तो आप पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे शिकायत करके खुला हुआ है, बहुत सारे उनका जो विंडो है वो खुलेगा आपको, ठीक है। इस टाइप का कोई फॉर्मेट आएगा 154 CRPC में, ठीक है। सो आपको देखना है, ये एड्रेस भरना है, ये सब भरना है, ये सब फॉर्म में आएगा, भर दो, उसके बाद CCTN FIR कर दो। फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑब्टेनिंग अटेस्टेड कॉपी ऑफ FIR, तो ये सब ऐसे ही आपको नॉर्मली मिल जाएगा उसमें, और ये जाके आपको अपलोड कर देना है वहाँ पे, और वहाँ के आपके पास बंदे जो हैं वो आएंगे, या तो आप जाके 3 दिन के अंदर साइन कर देना EFIR के टर्म में। कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बता दिया। ललिता कुमारी का केस एक बार आपको ये भी पता होना चाहिए। ललिता कुमारी केस जो है वो FIR से रिलेटेड है। इट इज़ क्लियर दैट SHO कंसर्न इज ड्यूटी बॉन्ड टू रजिस्टर्ड द FIR। सो SHO जो भी है वो ड्यूटी बॉन्ड है, रजिस्टर्ड है। ड्यूटी बॉन्ड है, क्या है वो, कि उसको FIR रजिस्टर्ड करने के लिए ड्यूटी बॉन्ड है। अगर वो नहीं करता है तो उसके ऊपर भी मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर भी जो है सेक्शंस हैं वो भी स्टार्ट हो जाते हैं। सो कॉग्निजेबल ऑफेंस में ये बाउंड है। सो बहुत समय पे आपने सुना होगा कि ये कहते हैं कि जो अभी जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस में हैं, लेकिन उसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की ज़रूरत है। मतलब FIR लिखने से पहले की जांच को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहते हैं। तो जैसे मैट्रिमोनियल के केसेज में हो गया, कॉमर्शियल ऑफेंसेज हो गया, मेडिकल नेग्लिजेंस, जैसे डॉक्टर साहब से कोई गलती हो गई, कॉमर्शियल ऑफेंस है जहाँ पे 2 कंपनियां का इन्वॉल्वमेंट है। मैट्रिमोनियल है, मतलब आप समझ लो कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, या फिर इस टाइप की चीज़ें जहाँ पे आपको जो मैट्रिमोनियल ऑफेंस, डाइवोर्स वाले केसेज हो गया, फिर एलिगेशन लग गया कि इससे डाउरी मांगा है मेरे को, फैमिली डिस्प्यूट हो, करप्शन का केस हो, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर में हो, केस वेयर देयर अदर नॉर्मल डिलीज हो, ऐसे केसेज में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना जरूरी है। ऑल दो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हो भी, लेकिन इसका प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से क्या मतलब है ये समझो। इसका मतलब ये है कि ये सब जो कॉमर्शियल ऑफेंस है उनका नेचर बहुत, उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं पैसे की, कौन किसको लिया, किससे पैसे दिया, तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी हैं। तो केवल आपको कंप्लेन आया और आपने वो देखा, आओ ना ताऊ देखा, सीधे अरेस्ट कर लिया, तो इसमें थोड़ा सा निगेटिव जाता है। मैट्रिमोनियल 2 लोगों के बीच के झगड़ा है, घर का झगड़ा है, इतना जल्दी अरेस्ट कर लोगे तो फिर वो सॉर्ट आउट नहीं होता है। ऐसे डॉक्टर के लाइसेंस की बात है, रद्द हो जाएगी। करप्शन केसेज में बड़े बड़े लोग हैं, आप उनको करप्ट कर लिए, आपको एलिगेशन लगा, आपको प्रूफ करने की ज़रूरत है, अपोजिशन पार्टी भी लगा सकती है, तो ऐसे समय में आपको बचना है। और पुलिस का ये दायित्व है कि पहले जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर ले, और उसमें जो है वो भी बहुत लंबे दिन तक नहीं, 7 दिन के अंदर इनको कंप्लीट करना होता है। और ये एक बार कर लेंगे ना, उसके बाद जो है वो FIR करें, ठीक है। इन केस वेयर एन एक्यूज कमिट्स एन ऑफेंस कवर्ड अंडर ए स्पेशल इनेक्टमेंट, जैसे मैंने बोला कि कुछ और भी ऐसे एक्ट है, जैसे टैक्सेशन लॉ के अंदर आपको टैक्स से रिलेटेड है, और ये कंपनी लॉ के अंदर है, या IPR के अंदर में है। अगर इस टाइप के लॉज हैं तो उस लॉ में तो लिखा ही रहता है कि वेदर इज ऑफेंस इज कॉग्निजेबल इन नेचर और नॉट। उस एक्ट के, स्पेशल एक्ट के अंदर में जो भी लिखा रहेगा, तो उसको आप जो है उसके बेस पे उनको अरेस्ट करेंगे या तो नहीं करेंगे। उस कानून के, जैसे टैक्सेशन लॉ के, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में लिखा होगा कि अगर ये ऐसा करेगा तो उसको जो है वो अरेस्ट कर लेना, तो अरेस्ट कर लेना, सिंपल सी बात है। तो कुछ स्पेशल कानून में जो लिखा हो उसके बेस पे आपको एक्ट करना है। तो ललिता कुमारी का केस क्या बोलता है कि ऑफिसर इन चार्ज SHO पुलिस स्टेशन इज बाउंड टू रजिस्टर FIR, ये तो मैंने बता दिया। इनिशिएटेड इन्वेस्टिगेशन व्हेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस रिसीव्ड, ये ललिता कुमारी का केस है। और आप सबको पता होना चाहिए ललिता कुमारी का केस, क्योंकि ये हर एक पुलिस वाले को पता रहता है। अगर आप इसको ये कहते हो कि ललिता कुमारी के केस में रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR मैंडेटरी है, वो उसमें तुम ट्रूथफुलनेस ऑफ एलिगेशन नहीं चेक करोगे, आप हमारा कंप्लेंट की रिलेवेंट है कि नहीं रिलेवेंट है, वेरासिटी ऑफ एलिगेशन चेक नहीं करोगे। आप ये नहीं कह सकते हो कि इस वाले केसेज में हमको ये, आप तुम झूठ बोल रहे हो, वो तेरा ट्रूथफुलनेस ऑफ एलिगेशन चेक करूंगा, नहीं बोलोगे। ललिता कुमारी केस में लिखा है कि आप लिखो, मेरा कंप्लेन आपको FIR लिखना पड़ेगा। अगर आप ये बोलोगे तो ऑफ कोर्स वो ड्यूटी बॉन्ड है, वो बिल्कुल आपका FIR लिखेगा। इन केस ऑफ द ऑफिसर इंचार्ज SHO ऑफ लोकल पुलिस डज नॉट रजिस्टर्ड FIR, अगर FIR नहीं लिखता है तो SP के पास, मैंने बता दिया, कोर्ट मजिस्ट्रेट के पास, CRPC के अंदर में आपके पास बहुत सारे जो प्रावधान है वो खुल जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू रजिस्टर्ड FIR।
इन डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेज। एंड यकीन मानो कि अगर इफ़ यू नो अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल नॉट फॉर ए यूपीएससी एस्पिरेंट बट ऑल ऑफ द जनरल person, because each and every day we all felt that कि there is some day when you are threatened by someone, or you are going to threaten to someone because of these person has do something wrong against you and your family. तो एफआईआर के जानने के बारे में, एफआईआर कैसे रजिस्टर्ड करें और अपना हक के बारे में, ललिता कुमारी के केस के बारे में, ऑफेंस के बारे में कि हमसे क्या गलती हुई या हमसे उसने हमारे ऊपर किस टाइप के एलिगेशंस हैं, जब तक ये नहीं समझोगे तब तक, अगर ये नहीं पता है तो तुमको एडवोकेट भी तुमको बेवकूफ़ बनाएगा। अरे केस बहुत टफ चल रहा है, नहीं है, ऐसा है, नहीं बचा सकता हूँ, यही कर सकता हूँ, आपको क्या पता है। तो आपको इस सब चीज़ों से बचने के लिए अपने कानून का जो भी प्रावधान है उसको थोड़ा ही बहुत ले लैंग्वेज में ही सही हमारे साथ चलें एक दो कदम और सीखें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप उतना अनअवेयर नहीं रहेंगे, ठीक है, जितना आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं ये लोग। आपको थोड़े से राइट्स पता होने चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, एज यूजुअल अपने पूरी फैमिली का ध्यान रखें। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।